दुनिया के सबसे मुश्किल और लंबे चलने वाले संघर्षों में से एक, इजराइल और फिलिस्तीन। ये कहानी सिर्फ आज की हेडलाइंस की नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों, बल्कि सदियों का इतिहास है। तो चलिए, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इतना उलझा हुआ मामला, इतनी लंबी लड़ाई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाता है जहां आज की दुनिया की नींव रखी जा रही थी। देखिए, इस पूरे संघर्ष के दिल में है जमीन का एक टुकड़ा। लेकिन ये कोई मामूली जमीन नहीं है। यहूदियों और अरबों दोनों के लिए ये जगह सदियों से बेहद पवित्र और ऐतिहासिक रही है। सोचिए, एक ही घर और उस पर दावा करने वाले दो लोग, दोनों का मानना है कि वो घर उनका है। बस यहीं से ये कहानी शुरू होती है। सदियों तक ये दोनों समुदाय साथ रहे, लेकिन जो टकराव हम आज देखते हैं उसकी जड़ें आधुनिक दौर में हैं। 19वीं सदी के आखिर में जब पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की लहर चल रही थी, तब इस जमीन पर भी दो बड़े आंदोलन एक साथ पनप रहे थे। इनमें से एक था ज़ायोनिज्म। अब ये क्या था? देखिए, उस वक्त यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही थी, तो इसके जवाब में एक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ। एक सपना देखा गया कि यहूदी लोगों को उनकी हजारों साल पुरानी जमीन पर वापस लाकर एक देश बनाया जाए, और इसी सपने ने हजारों यहूदियों को उस तरफ खींचना शुरू कर दिया। और फिर हालात बहुत तेजी से बदले। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया और सीन में एंट्री हुई ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। और फिर 1917 में आया बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने का वादा कर दिया। इस एक ऐलान ने वहां का पूरा समीकरण ही बदल डाला। और इन्हीं सब घटनाओं ने एक ऐसे ज्वालामुखी को तैयार कर दिया जो 1947 से 1949 के बीच फटा। ये वो 3 साल थे जिन्होंने इस इलाके का नक्शा बदल दिया, जिंदगियां बदल दी। इजराइल का जन्म हुआ और फिलिस्तीनी समाज पूरी तरह बिखर गया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1947 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक हल निकालने की कोशिश की। एक बंटवारे का प्लान पेश किया गया। कहा गया कि जमीन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। करीब 56% हिस्सा यहूदियों के देश के लिए और 43% अरबों के देश के लिए। और यरूशलेम, वो किसी का नहीं होगा, वो एक इंटरनेशनल शहर बनेगा। अब इस प्लान पर जो रिएक्शन आया वो बिल्कुल बटा हुआ था। यहूदी लीडर्स ने इसे फौरन मान लिया, उनका एक देश का सपना जो पूरा हो रहा था। लेकिन अरब लीडर्स ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि ये नाइंसाफी है, क्योंकि जमीन पर ज्यादातर आबादी तो अरबों की थी और यहीं से सीधी टक्कर की शुरुआत हो गई। और जब बात नहीं बनी तो जंग छिड़ गई। 1948 में जब लड़ाई खत्म हुई तो दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का एक नया देश बन चुका था। लेकिन उसकी सीमाएं वो नहीं थीं जो यूएन ने तय की थी, बल्कि वो थीं जो जंग में जीती गई थीं। लेकिन एक तरफ जहां जीत का जश्न था, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तबाही थी। फिलिस्तीनियों के लिए 1948 का साल सिर्फ एक जंग की हार नहीं था, वो इसे नकबा कहते हैं। अरबी में इसका मतलब होता है आपदा या महाविनाश। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी कौम के उजड़ने की, बिखरने की कहानी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 7 लाख से ज्यादा लोग रातों रात अपने ही घरों से बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए, और उनकी वापसी का सवाल आज तक इस पूरे मसले की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल उलझन बना हुआ है। लेकिन कहानी यहां रुकी नहीं। 1948 ने इजराइल बनाया पर शांति नहीं लाया। करीब करीब 20 साल बाद 1967 में एक और जंग हुई। सिर्फ 6 दिन की जंग, लेकिन इसके असर ने इस झगड़े को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा पेचीदा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इस जंग का नतीजा जबरदस्त था। इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम, इन तीनों बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। मतलब रातों रात लाखों फिलिस्तीनी अब इजरायली फौजी शासन के अंडर आ गए, और ये कब्जा ये आज तक कायम है। इस कब्जे ने इस संघर्ष की पूरी शक्ल ही बदल दी। इजराइल ने इन कब्जे वाले इलाकों में अपनी बस्तियां यानी सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी, जो आज भी शांति की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा मानी जाती हैं। और इसी के जवाब में फिलिस्तीनी राजनीति में PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। अब इतने खून खराबे और नफरत के बाद 90 के दशक में अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। दुनिया ने हैरान होकर देखा कि 2 जानी दुश्मन
इजराइल और पीएलओ चुपचाप बैठकर नॉर्वे में बात कर रहे हैं। इसे ही ओस्लो अकॉर्ड्स का नाम दिया गया और एक लम्हे के लिए लगा कि शायद अब शांति हो जाएगी। तो ये ओस्लो था क्या? असल में ये एक रोड मैप जैसा था, स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, इजराइल और पीएलओ एक दूसरे को मान्यता देंगे। दूसरा कदम, फिलिस्तीनियों को कुछ इलाकों में अपना शासन चलाने का अधिकार मिलेगा। और तीसरा, 5 साल के अंदर सबसे मुश्किल मुद्दों पर बात करके एक फाइनल डील कर ली जाएगी। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? पर वो उम्मीद, वो सपना टूट गया। बातचीत फेल हो गई। दोनों तरफ से हिंसा का एक नया और भयानक दौर शुरू हो गया और इजरायली बस्तियां भी बनती रहीं। जो थोड़ा बहुत भरोसा बना था वो पूरी तरह खत्म हो गया। शांति का वो पुल बनने से पहले ही ढह गया। तो ये सारा इतिहास हमें आज कहाँ ले आता है? सच तो ये है कि आज जो भी हो रहा है, जो भी हम खबरों में देखते हैं, उसकी जड़ें इसी इतिहास में हैं। हर संकट, हर टकराव कहीं ना कहीं अतीत की इन्हीं अनसुलझी गांठों से जुड़ा हुआ है। और आज भी वो बुनियादी सवाल अपनी जगह खड़े हैं। यरूशलेम किसका होगा? अगर फिलिस्तीन एक देश बनेगा तो उसकी सीमाएं क्या होंगी? इन इजरायली बस्तियों का क्या होगा? और उन लाखों शरणार्थियों और उनके वंशजों का क्या वो कभी लौट पाएंगे? ये सवाल दशकों से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और अब इस कहानी में कुछ नए और मुश्किल चैप्टर्स भी जुड़ गए हैं, जैसे हमास का एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरना, गाजा की नाकेबंदी और हिंसा के वो खतरनाक साइकिल जो हर कुछ साल में लौट कर आते हैं। ऐसा लगता है कि हर पीढ़ी इस संघर्ष को सुलझाने की जगह और भी उलझा देती है। तो इस पूरे सफर के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, क्या शांति मुमकिन है? इतिहास हमें बताता है कि ये रास्ता कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये भी सच है कि हर दौर में नाउम्मीदी के बीच भी उम्मीद ने जन्म लिया है। आगे क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।